जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज एनालिसिस में। दिनांक है 2 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज ओवरव्यू क्या क्या है खास आज हमारे इस न्यूज एनालिसिस में। पहले आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी महिला न्यायाधीशों की पीठ। ये पहला हमारा आर्टिकल होगा, इससे जुड़े हुए बातों को यहाँ जानेंगे। न्यायपालिका महिला के ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे। हम कम महिला प्रतिनिधित्व के कारण देखेंगे, उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्व जानेंगे और आगे की राय इसमें हम देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल जो है वो ये है कि भारत ने कुछ और भी जिम्मेदारी संभाली। इसमें हम G20 के तो यहाँ पर अध्यक्ष बन ही गए हैं 1 दिसंबर से। तो यहाँ पर भारत कुछ और भी अध्यक्षता संभालेगा। तो हम यहाँ पर UNSC के अलावा और भी जैसे कि आप वासेनार व्यवस्था है उसका अध्यक्ष भी यहाँ पर भारत यहाँ बन रहा है गुरुवार से, तो इसीलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर इसमें जानेंगे वासेनार के बारे में, क्या है वासेनार बहुपक्षीय निर्यात जो नियंत्रण व्यवस्था है इसके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से हम सिर्फ वासेनार अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे। वासेनार अरेंजमेंट क्या है, गौरव से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर भारत को वासेनार अरेंजमेंट में शामिल होने का क्या मतलब है, यहाँ पर बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण जो है हम यहाँ पर इसमें देखने की कोशिश करेंगे। बात नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हॉर्नबिल उत्सव, इसमें हम हॉर्नबिल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर के बारे में कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। बात अगला आर्टिकल है वो डिजिटल रुपये से भुगतान का बैंक को नहीं चलेगा पता। इसको हम एक बार आज यहाँ से होलिस्टिकली आज फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार हमने पहले इसको कवर किया है पर आज हम इसको एक अंतिम बार और देख लेते हैं ताकि ये तो आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ये रहेगा कुछ यहाँ पर डिजिटल रूपी जो कि हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये रुपया और आभासी मुद्रा का महत्व में, और यहाँ पर तरीके से आप डिजिटलाइजेशन का भी एक ये है, इसलिए हम इसको जरूर एक बार देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी से भिन्नता किस प्रकार है, रुपये के प्रकार देखेंगे, यहाँ पर खुदरा डिजिटल रुपये के बारे में जानेंगे। ये आज का न्यूज़ एनालिसिस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। यहाँ पर आप पहला आर्टिकल देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी महिला न्यायाधीशों की पीठ। इसमें जैसे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने महिला न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की है जो वैवाहिक विवादों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत के मामलों पर सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस सीमा कोहली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जस्टिस बेला M त्रिवेदी को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब कोई ऐसी पीठ गठित की गई है। पहली पीठ देखेंगे यहाँ पर तो 2013 में गठित की गई थी जिसके अंदर जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई शामिल थी। सभी महिला न्यायाधीशों की दूसरी पीठ यहाँ पर 2018 में गठित की गई थी, में जस्टिस R भानुमति और जस्टिस इंदिरा बनर्जी शामिल थी। तो यहाँ पर ये कुछ अभी तक सिर्फ 3 पीठ ही है अभी तक जो इतिहास में गठित की गई है जिसमें सारी महिलाएं शामिल थी। यहाँ पर शीर्ष अदालत में अभी अभी का ही देखेंगे, यहाँ पर तो अभी जो प्रधान न्यायाधीश समेत 27 जज कार्यरत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद कितने हैं 34, यानी 34 पद यहाँ पर होने चाहिए, ऐसा स्वीकृत पद है। यहाँ पर यह भी एक मुद्दा होता है कई बार कि के कारण यहाँ पर जो है न्याय में देरी होती है या मामले अटके रहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो कमी कारण जो मामले है वो सही समय पर नहीं पूरे होते हैं। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और जानते हैं यहाँ पर महिला जो है यहाँ पर उनके न्यायाधीशों के बारे में, क्या उनकी मतलब किस प्रकार से यहाँ पर भूमिका क्या है, स्थिति किस प्रकार है अभी की, उसको हम देखते हैं। यह हमारे सामान्य अध्ययन GS2 से जुड़ा हुआ है। महिलाओं से संबंधित मुद्दे से प्रीलिम्स के लिए देखिए आप तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मेंस के लिए देखिए आप यहाँ पर तो कम महिला प्रतिनिधियों के कारण क्या है, उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्व क्या है और आगे की राह क्या है, महिला संबंधित मुद्दे से जुड़ा हुआ है। चर्चा में है क्योंकि हमने अभी देखा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इतिहास में जो पहली बार तीसरी बार मतलब महिला पीठ की नियुक्ति की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार 2013 में, दूसरी बार 2018 में महिला पीठ का निर्माण किया गया था। न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति 76 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोई यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय से अब तक केवल 11 महिला न्यायाधीश रही है तथा कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। उसके बाद उच्च न्यायालय में आप देखें यहाँ पर 680 न्यायाधीशों में से मात्र 83 यहाँ पर महिलाएं हैं। यहाँ पर यह भी बड़ी बात हो जाती है कि आप 680 न्यायाधीशों में सिर्फ महिलाएं कितनी है 83, यानी कि आधी भी नहीं कहीं से कहीं तक पूरी।
आधी तो क्या है, यहाँ पर 15% भी पूरी नहीं है, यानी 15% से भी कम है। अधीनस्थ न्यायाधीशों में देखें तो केवल 30% महिलाएं ही शामिल है। कम महिला प्रतिनिधित्व के कारण से देखते हैं यहाँ पर, तो समाज में पितृसत्ता, न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का प्राथमिक कारण समाज में पितृसत्ता है। महिलाओं को अक्सर न्यायालयों के भीतर अपमानजनक माहौल का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी, उनकी राय को अनसुना किया जाना तथा कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव है जो कई महिला वकीलों द्वारा बताए जाते हैं। अपारदर्शी कॉलेजियम कार्य प्रणाली के कारण भी इसमें यह है, तो जैसे कि आपको पता ही है, जो कॉलेजियम प्रणाली अभी चर्चा में ही है। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की विधि के कारण प्रवेश स्तर पर अधिक महिलाएं निचली न्यायपालिकाओं में प्रवेश करती है। इसको यह भी कह सकते हैं आप कि अगर प्रवेश परीक्षा के माध्यम के स्तर पर देखें यहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है यहाँ पर इस न्यायपालिका में प्रवेश तो करती है, परंतु अगर ऊपर यहाँ पर ऊपरी स्तर पर देखें आप, तो यहाँ पर जो प्रवेश परीक्षा न होने के कारण यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर हायर रैंक पे या फिर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट से वहाँ पर इनको जो है भर्ती या फिर इनको प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो अपारदर्शी कॉलेजियम कार्यप्रणाली वो कार्यरत है, यानी कि उसके कारण यहाँ पर ये समस्याएं आ रही है। हालांकि उच्च न्यायपालिका में एक कॉलेजियम प्रणाली है जो अधिक अपारदर्शी है और इसमें पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है। महिला आरक्षण नहीं होना, यहाँ पर यह भी होता है। कई राज्यों में निचली न्यायपालिका महिलाओं के लिए आरक्षण नीति है और जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में नहीं है, कारण भी ये यहाँ पर होता है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण का लाभ मिला है, क्योंकि उनके पास 40-50% महिला न्यायिक अधिकारी है। पारिवारिक जिम्मेदारी देखी जाए तो उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारक भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर देखें तो मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिलाएं नहीं होना, यहाँ पर यह भी कारण होता है, क्योंकि जो बाहर से बेंच तक जो पदोन्नत वकील उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बनाते हैं। इसलिए ध्यान देने योग्य है कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या अभी भी कम है, जिससे महिला न्यायाधीशों का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह भी एक कारण होता है कि जब अधिवक्ता ही कम है तो यहाँ पर न्यायाधीश कहाँ से लाएंगे उस तुरंत, कि बाहर से बेंच तक पदोन्नति होंगे ना। न्यायिक बुनियादी ढांचा देखें तो न्यायिक बुनियादी ढांचा या इसकी कमी पेशे में महिलाओं के लिए एक और बाधा है। छोटे भीड़ भरे कोर्ट रूम, टॉयलेट की कमी और चाइल्ड केयर सुविधाओं का अभाव जैसे बाधा यहाँ पर शामिल है। उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्व देखते हैं तो न्यायाधीशों और महिलाओं के रूप में महिलाओं की जो स्थिति से, वकीलों के रूप में महिलाओं की स्थिति से न्याय वितरण प्रणाली में काफ़ी सुधार होगा। इसके अलावा महिला कानून के समक्ष यहाँ पर अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है जो उनके अनुभव पर आधारित होता है। के पास पुरुषों और महिलाओं पर कुछ कानूनों के अलग अलग प्रभाव की अधिक बारीक समझ होती है। महिला न्यायाधीश महिलाओं की वैधता को बढ़ाती है, जिससे एक शक्तिशाली संदेश जाता है जो उन लोगों के लिए खुले और सुलभ सुलभ है जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। यौन हिंसा से जुड़े मामलों में संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए न्यायपालिका महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आगे की राह देखिए, वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं। उच्च न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के रूप में महिला सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ लैंगिक विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये भारत की लिंग तटस्थ न्यायिक प्रणाली को विकास का नेतृत्व करेगी। समावेशिता पर बल देकर संवेदनशील बनाकर भारत की आबादी के बीच संस्थागत, सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यह कानूनी पेशा समानता के गेट कीपर के रूप में और अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था के रूप में लैंगिक समानता का प्रतीक होना चाहिए। न्यायालय के एक परिप्रेक्ष्य के अनुसार खुद पर विचार कर सकती हैं और इसके लंबे समय से चली आ रही जनसांख्यिकी में बदलाव होने पर आधुनिकीकरण और सुधार की संभावना में वृद्धि हो सकती। ये हमने कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बातें देखी जो हम और यहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ा हुआ आप प्रश्न देखें यहाँ पर, तो यूपीएससी सिविल परीक्षा विगत प्रश्न के प्रश्न में देखें आप, तो विधिवत समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वांछनीयता किस प्रकार से वो डिजायरेबल है, यहाँ पर किस प्रकार से मतलब न्यायपालिका में महिला को प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये सारी बातें उसमें लिख ही सकते हैं। कुछ महिला प्रतिनिधित्व का महत्व क्या है यहाँ पर, और महिला प्रतिनिधित्व कारण क्या है, स्थिति किस प्रकार है, तो ये यहाँ पर कुछ बातें आप लिख सकते हैं। तो हमने देखा है महिला न्यायाधीश की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में और हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों
क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि आजकल जो कॉलेज में हो एनजेसी उस पर चर्चा बहुत हो रही। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भी जो भाषण दिया गया था उसमें भी कुछ ऐसी बातें उन्होंने सांकेतिक रूप में या फिर बिना कहे ऐसी कॉलेजियम और एनजेसी के रूप में यहाँ पर कुछ बातें कही थी एक तरीके से। और न्याय व्यवस्था को सुधारने की बात पर भी उन्होंने जोर दिया था। तो अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पर इसीलिए कॉलेजियम और इसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर जो आर्टिकल आया इसमें आपको यहाँ पर इसकी जानकारी जैसे दी गई है। में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है क्या है कॉलेजियम प्रणाली। संविधान में नहीं है पूरी व्यवस्था, सरकार की सीमित भूमिका, कॉलेजियम प्रणाली की जन्म की कहानी, जब एनजेसी की बनी तैयारी, इसको आप पूरा देख सकते हैं। विदेश में ये व्यवस्था इसको आप पूरा यहाँ पर बता रखा है। ये एक अच्छा आर्टिकल है, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप इस आर्टिकल को, कॉलेजियम एनजेसी और जजों की नियुक्ति को। उसके बाद अगला आर्टिकल आप देखें यहाँ पर तो है भारत ने कुछ और भी जिम्मेदारियां संभाली। हम देखें पढ़ते हैं इसको तो 1 दिसंबर 2022 को G20 देशों की अध्यक्षता संभालने के साथ भारत ने कुछ और भी जिम्मेदारी संभाली है। इसमें सबसे प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का दिसंबर 2022 के लिए अध्यक्ष बनना। इसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पर भारत गुरुवार से वासेनार व्यवस्था का भी अध्यक्ष बन गया है। 42 देशों का यह प्रतिष्ठित संगठन है जिसमें भारत को दिसंबर 2017 में ही शामिल किया गया है। यानी कि भारत इसमें नया ही एक तरीके से देखें तो आप मेंबर है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक हस्तांतरण, खासतौर पर हथियारों से संबंधित तकनीक के हस्तांतरण को पारदर्शिता व उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से काम करता है। इसमें आप देखें तो दुनिया के सैन्य दृष्टिकोण के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से भारत 3 का सदस्य बन चुका है। वासेना व्यवस्था इसमें शामिल है। चौथा समझौता यहाँ पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है। यहाँ पर जो एनएसजी है यहाँ पर, जिसमें भारत के प्रवेश की राह में चीन बड़ा रोड़ा है। भारत को इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन का भी अध्यक्षता यहाँ पर करनी है। अब थोड़ा हम जानते हैं G20 और इसके बारे में। तो भारत सबसे शक्तिशाली समूह की कमान से बढ़ेगी धाक। भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। यूरोपीय संघ और 19 देशों से बना यह एक समूह उत्पादन से लेकर वैश्विक कारोबार एवं जीडीपी तक 3/4 से ज्यादा हिस्सेदारी पर नियंत्रण करता है। 23 साल पहले रखी गई थी नींव। 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच विमर्श के मंच के रूप में G20 का गठन हुआ था। 2008 में इसे राष्ट्राध्यक्षों सरकार के बीच गठजोड़ के फोरम के रूप में उन्नत किया गया। यानी कि 2008 में जब अमेरिका के पास इसकी अध्यक्षता थी तब यहाँ पर के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको और सरकारों के बीच यहाँ पर गठजोड़ के फोरम के रूप में इसको उन्नत किया गया था। फिर वैश्विक आर्थिक संकट को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। ये सदस्य आप देख सकते हैं भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका एवं यूरोपीय संघ इस समूह के सदस्य। इसके अलावा 85% जो वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी, 80% उत्पादन होता है G20 देशों में। 66% यहाँ पर वैश्विक जनसंख्या इन देशों में रहती है। 76 यानी 76% यहाँ पर वैश्विक व्यापार में योगदान। यूँ होगा लाभ देखें तो एजेंडे में वैश्विक चिंता के विषयों को शामिल कर नेतृत्वकर्ता की छवि में आएगा भारत। के बाद मंदी के संकट के बीच वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को मिल सकेगा नया स्वरूप। जलवायु परिवर्तन से निपटने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की राह खोल सकता है भारत। सरकार के पास विश्व के समक्ष ब्रांड इंडिया की छवि को मजबूत करने का मौका है। इसके अलावा 50 शहरों में G20 जैसे जुड़े 200 आयोजनों से देश भर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मेक इन इंडिया की पहल को मिलेगी गति। विश्व में भारतीय उत्पादों की बढ़ेगी पहुंच। इसके अलावा आतंकवाद को जैसे मुद्दे पर समूह के देशों को एकजुट करने का मिलेगा अवसर। ये कुछ यहाँ पर लाभ है जिनको हम ले सकते हैं G20 अध्यक्षता से। और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वासेनार जो व्यवस्था है उसको हम देखते हैं और एनएसजी को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है वासेनार व्यवस्था, तो हम यहाँ पर देखते हैं वासेनार व्यवस्था, क्योंकि यह वासेनार व्यवस्था हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है और GS2 में आएगा। और यहाँ पर आप देखें तो GS2 के जो अरेंजमेंट है यानी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं जो भी हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर, और जो ऐसी पॉलिसीज है जो इंडिया को अफेक्ट करते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें वासेनार अरेंजमेंट या वासेनार व्यवस्था यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर वो भी वो करंट इवेंट से जुड़े हुए बनते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, या फिर आप देखें तो इधर अधिकतर अभी जो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं मूल बातें और पृष्ठभूमि। तो उन देशों का एक यह कुलीन क्लब है जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में समान हथियार निर्यात नियंत्रणों को सदस्यता लेते हैं। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण के लिए शीत युद्ध की युग की समन्वय समिति के सफल होने के लिए निकाय 1996 में अस्तित्व में आया था, यानी कि 1996 में यहाँ पर इसका तो तरीके से इसको निर्माण किया गया था। यह नाम हेग के उपनगर वासेनार से आता है, यानी हेग में एक उपनगर था वासेनार, वहां से इसको लिया गया था क्योंकि वहां पर ये हुआ था। 1995 में इस तरह के बहुपक्षीय सहयोग को शुरू करने का समझौता हुआ था। WA को यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो वासेनार अरेंजमेंट है को पारदर्शिता, विचारों और सूचनाओं को आदान प्रदान और पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रकार अस्थिर संचय को रोका जा सकता है। यहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों पर ध्यान केंद्रित करके सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी जो वितरण प्रणाली के अप्रसार के लिए मौजूद शासनों को पूरक और सुदृढ़ भी करता है। व्यवस्था का उद्देश्य देखें तो सैन्य अंतिम उपयोग के लिए हथियारों और संवेदनशील दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के अधिग्रहण को रोकने के लिए से तो सहयोग को बढ़ाना है। तो देखें तो भाग लेने वाले राज्य अपनी राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को और प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण सैन्य क्षमताओं के विकास या वृद्धि में योगदान नहीं करता है। में जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं, ऐसी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए विचलित नहीं होते हैं। ये व्यवस्था वास्तविक नागरिक लेन देन की बाधित नहीं करती है और किसी भी राज्य या राज्यों के समूह के खिलाफ निर्देशित नहीं है। यह व्यवस्था संबंध में किए गए सभी उपाय सदस्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों नीतियों के अनुसार है और राष्ट्रीय विवेक के आधार पर लागू किए गए हैं। सदस्य देश देखें तो इसमें 42 सदस्य है। नवीनतम प्रवेश भारत है। चीन के अपवाद के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सभी स्थायी सदस्य WA के हस्ताक्षर करता है, जिसका मुख्यालय वियना में है। यानी कि सभी स्थायी सदस्य हैं यहाँ पर। सभी ने जो वर्ल्ड जो फाइनल अरेंजमेंट है उस पर हस्ताक्षर किया है। में चीन एक अपवाद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी बात अगर यहाँ पर हम देखें तो यानी कि UNSC के सारे सुरक्षा परिषद जो 4 अन्य स्थायी सदस्य हैं वो। ये व्यवस्था वैश्विक और गैर भेदभावपूर्ण आधार पर संभावित अनुयायियों के लिए खुली है जो सहमत मानदंडों का पालन करते हैं। भर्ती होने के लिए एक राज्य को क्रमशः हथियार और औद्योगिक उपकरणों का उत्पादक निर्यातक होना चाहिए, यानी आप उत्पादक और निर्यातक होने चाहिए, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। संबंधित अप्रसार व्यवस्थाओं और संधियों के पालन सहित अप्रसार नीतियों और उचित राष्ट्रीय नीतियों को बनाए रखना पड़ेगा और पूरी तरह से प्रभावी निर्यात नियंत्रण बनाए रखें, भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। वासेनार व्यवस्था के 5 मूल सिद्धांत देखें। यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देता है। यह पारंपरिक हथियार और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। यह सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के जो यहाँ पर निर्यात है नियंत्रण व्यवस्था को पूरक और सुदृढ़ करता है। यह किसी भी राज्य या राज्यों के समूह के खिलाफ निर्देशित नहीं है। इसके अलावा इसका 5वां सिद्धांत है, यह आतंकवाद का मुकाबला करने के साधन के रूप में निर्यात नियंत्रण का उपयोग करता है। यानी जो एक्सपोर्ट यहाँ पर आपका कोई कंट्री करती है वो जो फिर होता है यहाँ पर आतंकवाद को ना बढ़ावा मिले उसके कारण वो एक्सपोर्ट कंट्रोल के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। वासेनार व्यवस्था कैसे काम करती है तो इसको देखें तो व्यवस्था का लक्ष्य है पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन वस्तुओं का हस्तांतरण सैन्य क्षमताओं के विकास या वृद्धि में योगदान नहीं करता है जो लक्ष्य को कमजोर करता है। WA के अनुसार इसका उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा वस्तुओं के अधिग्रहण को रोकना भी है। यहाँ पर देखें तो वासेनार का नियंत्रण सूचियां में देखें तो व्यवस्था WA यानी कि वासेनार अरेंजमेंट है यहाँ पर नियंत्रण सूचियों के अनुसार काम करती है। नियंत्रण प्रतिभागियों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है। WA सदस्य यहाँ पर देखिए तो संवेदनशील दोहरे उपयोग वाले सामानों और प्रौद्योगिकियों पर जानकारी का आदान प्रदान करने और गैर प्रतिभागियों को नियंत्रित वस्तुओं को ऐसे हस्तांतरण पर इनकार पर रिपोर्ट करने के लिए भी सहमत होते हैं। वासेनार अरेंजमेंट में भारत का प्रवेश देखा जाए तो यहाँ पर भारत ने हाल ही के दिनों में अपने कुलीन निर्यात नियंत्रण व्यवस्था बनाने में एक कदम आगे बढ़ाया है और यहाँ पर जो
42nd ये है यहाँ पर 42वां, या मनोरंजन आप गलत हो गया और ट्रांसलेशन। वासेनार व्यवस्था के सदस्य के रूप में यहाँ पर भाग लिया है। भले ही भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन यह वासेनार समूह में अपनी प्रविष्टि करने में कामयाब रहा है। भारत इस साल की शुरुआत में अपनी निर्यात नियंत्रण, यानी कि यह हमारे 2017 का है जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस साल लिखा गया है, और अपनी निर्यात नियंत्रण सूचियों को अपडेट करके ऐसा करने में कामयाब रहा है ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में लाया जा सके। इसमें वासेनार अरेंजमेंट के लिए आवश्यक भी शामिल है। सटीक होने के लिए भारत ने वासेनार व्यवस्था के तहत अनिवार्य, जो देखें आप, SCOMET, विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, यहाँ पर इनको वस्तुओं को मंजूरी दी है। वस्तुओं की संशोधित सूची के माध्यम से भारत अप्रसार के लिए अपनी बड़ी प्रतिबद्धता के बारे में एक संदेश भी भेजना चाहता है। भारत के प्रवेश का महत्व जानते हैं तो इससे पहले NHC में भारत के प्रयासों को चीन ने रोक दिया था। वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य नहीं है, जो वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता को संवेदनशील परमाणु मुद्दों पर भारत की कूटनीति की आवश्यकता के श्रेय के रूप में देखा जाता है, जबकि 2016 में NHC में प्रवेश पाने के असफल प्रयास की तुलना में यहाँ पर देखा गया था। वासेनार व्यवस्था के भारत के प्रवेश से एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत की साख मजबूत होगी। WA यानी वासेनार अरेंजमेंट में भारत की सदस्यता से 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत के प्रवेश के लिए मजबूत दावेदारी बनने की उम्मीद भी है। वासेनार अरेंजमेंट भारत को वैश्विक अप्रसार संरचना में गहराई से शामिल करेगा और रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सक्षम करेगा। और WA में भारत की सदस्यता से 48 जो सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत के प्रवेश के लिए मजबूत दावेदारी बनने की उम्मीद है। वासेनार अरेंजमेंट भारत को वैश्विक प्रसार संरचना में, यानी कि गहराई से में शामिल करेगा और रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक पहुंच कर को सक्षम करेगा। ये परमाणु समूह देखें यहाँ पर, तो NSG हो जाता है। यहाँ पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, यहाँ पर ये और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसे आप कह सकते हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान करना चाहता है। इसमें 48 सदस्य हैं और भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार की दिशा में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन समूह के भागीदारी के लिए मुख्य विषय है। NSG दिशा निर्देश एक सदस्य देश को केवल तभी हस्तांतरण करने के लिए अधिकृत करता है जब यह संतुष्ट हो कि हस्तांतरण परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान नहीं देगा। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि MTCR की स्थापना अप्रैल 1987 में जापान द्वारा की गई थी। तो आप देखिए MTCR को, तो इसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है, जिनका उपयोग रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों के लिए किया जा सकता है। इसमें 33 सदस्य हैं। इसमें दुनिया के अधिकांश प्रमुख मिसाइल निर्माता सदस्य शामिल है। भारत इस समूह का सदस्य है, यानी कि MTCR का सदस्य भारत है, NSG का नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बैलिस्टिक मिसाइलों और मानव रहित जो वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है। इसमें 35 सदस्य देश हैं, जिसमें दुनिया के अधिकांश प्रमुख मिसाइल निर्माता हैं। आपने देखा ही है। मिसाइलों और सामूहिक विनाश के किसी भी प्रकार के हथियारों की संबंधित प्रौद्योगिकियों के निर्यात को प्रतिबंधित करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप देखें तो ऑस्ट्रेलिया समूह यहाँ पर देशों का एक अनौपचारिक मंच है जो निर्यात नियंत्रण के सामंजस्य के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि निर्यात रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में योगदान नहीं देता है। और इसमें 42 सदस्य देश है और इंडिया इसका समूह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का समूह इंडिया नहीं है। ये हमने जानने की कोशिश की पूरी कि क्या है यहाँ पर, जो वासेनार अरेंजमेंट क्या है, और इससे जुड़ी हम बातों को हमने यहाँ देखा। भारत का प्रवेश किस प्रकार से हुआ था यहाँ पर, और यही कुछ बातें यहाँ पर NSG को देखा है हमने। NSG, और इसको हम जब वो टॉपिक आएगा तब इसको हम और अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे, MTCR वगैरह को फिर हम देखेंगे। ये था हमारा वासेनार से जुड़ा हुआ टॉपिक। हमने वासेनार और अन्य इसके पहलुओं को कवर करने की कोशिश यहाँ पर इसमें की है। देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल, जो कि है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हॉर्नबिल उत्सव। यहाँ पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा के बाहरी क्षेत्र में स्थित जो किसामा गांव के में 10 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव शुरू हो गया है। इसमें पारंपरिक पहनाव में हिस्सा लेते नागा जनजाति के लोग। यह उत्सव राज्य की गहरी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के साथ नागालैंड सरकार का वार्षिक पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रम है। देख सकते हैं आप इनकी जो वेशभूषा है,
परिधान है इनके हॉर्नबिल में, इस प्रकार के कपड़े आपको, मतलब इस प्रकार के कुछ यहाँ पर ये इनका लुक रहता है। इस दौरान नागा जनजाति के सांस्कृतिक प्रदर्शन, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, हॉर्नबिल संगीत समारोह, कोहिमा नाइट कार्निवल, खान पान और साहित्य सहित विविध कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। ये तो हमने जाना इसके बारे में क्या हो रहा है। देखते हैं हम थोड़ा हॉर्नबिल के बारे में और कुछ जुड़ा हुआ एक और बात है यहाँ पर, हॉर्नबिल महोत्सव। यहाँ पर जो कि JS-1 से जुड़ जाता है ये, कि भारतीय कला के रूप और सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप में अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। यह राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित सबसे बड़े स्वदेशी त्योहारों में से एक है। यह त्योहार नागा विरासत की विशिष्टता, समृद्धि को संस्कृति संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए 1 दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप देख सकते हैं पहला सप्ताह अभी चल रहा है दिसंबर का। नागालैंड में त्योहारों को नागालैंड में जो त्योहारों का त्योहार भी माना जाता है। इस त्योहार का नाम पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जो नागाओं के लिए सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी है। यानी कि हॉर्नबिल इनके लिए बहुत ही सम्मानित और प्रशंसित है। त्योहार इसी पक्षी के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो भव्यता और सतर्कता के गुणों के लिए जाना जाता है। पक्षी को नागाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ भी निकटता से पहचाना जाता है, जैसा कि विभिन्न आदिवासी नृत्यों, गीतों और लोक कथाओं में परिलक्षित होता है, यानी दिखता है। हॉर्नबिल त्योहारों आदिवासी लोगों की संस्कृति और परंपरा को उजागर करता है और नागालैंड की पहचान को मजबूत करता है। ये जाना हमने हॉर्नबिल त्योहार के बारे में। आपसे पूछ सकता है हॉर्नबिल किससे जुड़ा हुआ है, हॉर्नबिल त्योहार, या फिर इस पक्षी के नाम पर, या जो भी इसको किस लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो इसका आप थोड़ा जो पॉइंट है उसको दे सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मेंस में ऐसा कुछ नहीं आया। ये था हॉर्नबिल से लेके जुड़ा हुआ हमने जो बात देखी यहाँ पर। उसके बाद एडिटोरियल में वही, आज ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता पश्चिम, इसको आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा कोई ऐसी महत्वपूर्ण नहीं, इसको अगर आप देखें तो भारत में क्रिप्टो बाजार पर कायम संशय, इसको आप देख सकते हैं। कानूनी दर्जा को, इसको यहाँ पर ये कानूनी दर्जे को देख सकते हैं आप भारत में, प्रकार से क्या है यहाँ पर भारत में कानूनी दर्जे के रूप में। जोखिम क्या क्या है क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए, इसको आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप देख ही लीजिएगा। इसके अलावा अगला आर्टिकल है जो हमारा, डिजिटल रुपये से भुगतान को बैंक को नहीं चलेगा पता। हमने शायद कल परसों यहाँ पर इसको कवर किया था, तो इसको आज हम फिर से एक बार यहाँ पर जो डिजिटल रुपये से जो इसकी जानकारी आई है अभी, तो उसको एक बार देखते हैं कुछ जो क्या कुछ इसमें है। यहाँ पर खुदरा डिजिटल रुपये के माध्यम से होने वाले भुगतान की जानकारी बैंक को भी नहीं होगी। अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आप यूपीआई कहते हैं, के माध्यम से किसी भी प्रकार के डिजिटल भुगतान करने पर उसकी पूरी जानकारी बैंक के पास होती है। अभी अगर दो व्यक्ति आपस में नकदी का लेन देन करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता, और इसी प्रकार डिजिटल रुपये में लेन देन करते या उस भुगतान करने पर भी उसका बैंक को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके बैंक से डायरेक्ट नहीं होगा, वो होगा आपके लेन देन करने पर डिजिटल रुपया एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाएगा, और यह वॉलेट आरबीआई का होगा। यानी कि यहाँ पर बैंक आपसे जुड़ा नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आरबीआई जुड़ा होगा। हालांकि वॉलेट और पैसा जरूर बैंक आपको आपका देगा, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा। अगर आप वॉलेट यूज़ करते हैं यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के, या फिर अलग अलग पेमेंट सर्विस का, पेटीएम हुआ, फ़ोनपे हुआ, गूगल जो फ़ोनपे हुआ या फिर पेटीएम हुआ, इनके से वॉलेट वॉलेट आते हैं, या मोबिक्विक जो भी है, यहाँ पर वॉलेट बहुत सारे आते हैं, यूज़ भी करते हैं लोग। उससे अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके बैंक से नहीं होता है, वो वॉलेट से होता है। इसी प्रकार ये वॉलेट जो होगा आपको बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई के आदेश पर। अभी देश के 4 प्रमुख शहरों में डिजिटल रुपये के इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ग्राहक जिस वाले वॉलेट में डिजिटल रुपया रखेंगे, वह आरबीआई की ओर से मुहैया कराया जाएगा। खास बातें हैं इसकी, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है खुदरा डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट। अभी सीमित ग्राहकों, दुकानदारों को मिलेगी यह सुविधा। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक के आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से खुदरा डिजिटल रुपये लिए जा सकेंगे। थोड़े दिनों बाद अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में डिजिटल रुपये का चलन शुरू होगा। इसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। तो यह कुछ बातें थी यहाँ पर। तो हम देखते हैं ई रूपी को थोड़ा। यहाँ पर जो टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, आरबीआई और खुदरा डिजिटल रुपया, सामान्य अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, सामान्य अध्ययन 3 से।
बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी से जुड़ा हुआ। प्रीलिम्स के लिए देखिए इसमें तो भारतीय रिजर्व बैंक, ई रुपया, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको आप कह सकते हैं सीबीडीसी कहते हैं, आभासी मुद्रा, डिजिटल भुगतान, ये सब प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण सब हो सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के लिए हो सकता है ई रुपया और आभासी मुद्राओं का महत्व, यानी कि आभासी मुद्रा जो है आप डिजिटल रुपी जो है यहाँ पर डिजिटल करेंसी वगैरह चर्चा में क्यों है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है, जो हमने परसों ही पढ़ी थी यहाँ पर, जिसे केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है, ई रुपी भी कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में द्वितीयक बाजार लेन देन के लिए आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को थोक बाजार हेतु डिजिटल रुपये की शुरुआत भी की थी। पायलट प्रोजेक्ट के प्रमुख बिंदु देखे जाएं तो इस पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभिक चरण कुछ विशिष्ट स्थानों और बैंकों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भाग लेने वाले ग्राहकों, व्यापार मालिकों से बने एक सीमित उपयोगकर्ता समूह, यानी कि जो क्लोजर यूजर ग्रुप सीयूजी जिसको कहा जा रहा है में होंगे। यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में जैसे शहरों को कवर करेगा, जहां ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपये या ई रुपये का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। केंद्रीय बैंक के मुताबिक यह पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक समय यानी रियल टाइम में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। ई रुपया देखें, ई रुपी परिभाषा है आरबीआई सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है, यानी कि है वही मुद्रा, बस उसका डिजिटल संस्करण, आपको वो का वही नोट आपके मोबाइल में वॉलेट में मिलेगा। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक यानी कि इस मामले में आरबीआई द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है। इसके अलावा लीगल टेंडर देखा जाए तो में आपको एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद सीबीडीसी को तीनों पक्षों, नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा, यानी कि यह एक तरीके से इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता है, या फिर जो ये इसको आरबीआई द्वारा लीगल या फिर यह मान्य मुद्रा के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि आप इसको नोट पे भी, मुद्रा में भी बदल सकते हैं, डिजिटल मुद्रा से जो नोट वाली मुद्रा होती है उसमें। इसके अलावा आरबीआई ई रुपये पर ब्याज के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह लोग बैंकों से पैसे निकाल कर इसे डिजिटल रुपये में बदल सकते हैं, इससे बैंक विफल हो सकते हैं, यानी कि तो आप देख सकते हैं क्यों ब्याज क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अगर डिजिटल रुपये पर ब्याज देंगे तो लोग हो सकता है कि यहाँ पर सारे पैसे निकाल कर सीधा अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते, अपने डिजिटल रुपये वॉलेट में जमा कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो है कि वो बैंक फेल होने का भी जो है वो चांसेस हो सकते हैं, और बैंक फेल होने के नतीजे या फिर जो अर्थव्यवस्था और भारत के बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या का होने का जो है प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर इस पर ब्याज नहीं है। क्या आपको पता ही है गाँव में अधिकतर जो सेविंग अकाउंट होता है लोग उसी में पैसे क्यों जमा करते हैं, क्योंकि जो ब्याज के लिए, ताकि उस पर ब्याज भी मिलता रहे, तो जिसके कारण और वो सुरक्षित भी रहे बैंक में, इसलिए लोग पैसे जमा करते हैं। और अगर इस पर भी ब्याज देने लग जाएंगे तो यहाँ पर ये समस्या हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी से भिन्नता है इसकी, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, इसको देखें तो अंतर्निहित तकनीक डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। हालांकि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी प्रकृति में निजी है, और दूसरी ओर डिजिटल रुपये को आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाएगा, यानी कि जो बिटकॉइन और एथेरियम जैसे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है वो इन पर किसी का जो है यहाँ पर नियंत्रण नहीं है, सिर्फ पर जो है वो कि जो वैल्यू है वो कम बढ़ती चढ़ती रहती है, जबकि डिजिटल रुपये में ऐसी बात नहीं होगी, जबकि आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो जुलाई 2022 तक करीब 105 देश सीबीडीसी पर विचार कर रहे थे, कि 10 देशों ने सीबीडीसी की शुरुआत कर दी है, जिनमें सबसे पहला वर्ष 2020 में बामियन एंड डॉलर तथा सबसे नवीनतम है जमैका का जेमडेक्स। ये रुपये के प्रकार देखे जाएं तो डिजिटल रुपये द्वारा किए गए उपयोग और कार्यों के आधार पर तथा पहुंच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए आरबीआई ने डिजिटल रुपये के दो व्यापक श्रेणियां खुदरा और थोक में सीमांकित किया है। खुदरा ये रुपया नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जो मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए है। यह संभावित रूप से सभी निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपयोग उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगा, और भुगतान तथा निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता है।
थोक सीबीडीसी को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियां हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं, और पूंजी बाजार में बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के लिए निपटान प्रणालियों के परिचालन, लागत, संपार्श्विक तथा तरलता प्रबंधन के उपयोग के मामले में अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने की क्षमता भी है। मुद्रा डिजिटल रुपया देखिए तो ई रूपी, यहाँ पर ई जो इसको आप देख सकते हैं एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कागजी मुद्रा और सिक्के के समान मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा और मध्यस्थों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। आरबीआई के अनुसार उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रूपी के साथ लेन देन करने में सक्षम होंगे और मोबाइल फोन तथा उपकरणों में संग्रहित होंगे। लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन, तो व्यक्ति से व्यापारी यानी पर्सन टू मैन्युफैक्चर दोनों ही हो सकते हैं। व्यापारियों को भुगतान स्थानों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है। और ई रूपी यहाँ पर आप देखें में ट्रस्ट, सुरक्षा और निपटान को अंतिम रूप से जैसी भौतिक नकदी की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। नकदी के मामले यह कोई ब्याज अर्जित नहीं करेगा। इसे बैंकों के साथ धन के रूप अन्य रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये रुपये के फायदे देखें तो भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय यहाँ पर देख समावेशन को बढ़ावा देगा, भुगतान प्रणाली में लचीलापन और दक्षता को नवीनता लाना, जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो कोई भी निजी आभासी मुद्राएं जोखिमों के बिना प्रदान कर सकती है। भारत में सीबीडीसी से संबंधित मुद्दे देखें तो साइबर सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ रहता है कि सीबीडीसी जो है पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर हमलों जैसे जोखिम हो सकते हैं जो वर्तमान भुगतान प्रणाली में पहले से मौजूद है। और साइबर हमले जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एम्स में हुआ था रैंसमवेयर हमला, जो कि अभी तक वहाँ पर सुधारा नहीं गया है और अभी भी वहाँ पर उसकी समस्याएं बनी हुई है। हालांकि उसमें कह रहे हैं थोड़ी सुधार हो रही है, तो वहाँ पर डेटा रिकवर किया जा रहा है, परंतु वही साइबर हमले की यहाँ पर समस्या हम देख सकते हैं। गोपनीयता का मुद्दा है यहाँ पर। सीबीडीसी से वास्तविक में समय में डेटा की विशाल मात्रा के उत्पन्न होने की उम्मीद है। डेटा की गोपनीयता, इसके अज्ञात से असंबंधित चिंताएं का प्रभावी उपयोग एक चुनौती होगी। डिजिटल अंतराल और वित्तीय निरक्षरता, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी आप जरूर पढ़ेगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि का डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जगह आपको यहाँ पर डेटा देने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगी। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और उस पर एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ग्रामीण शहरी विभाजन के आधार पर डेटा पृथक्करण की सुविधा भी प्रदान करता है। केवल 48.7% यहाँ पर ग्रामीण पुरुषों और 24.6% ग्रामीण महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अंतराल आ रहा है, डिजिटल गैप जो आ रहा है। और वित्तीय निरक्षरता भी इसको आप देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल तो आप देखेंगे तो इसलिए सीबीडीसी डिजिटल डिवाइड के साथ साथ वित्तीय समावेशन में लिंग आधारित बाधाओं को बढ़ा सकता है। ये समस्या हो सकती है। आगे की राह में देखें तो उन अंतर्निहित तकनीकों का निर्णय लेने के लिए तकनीकी स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिन पर सुरक्षा और स्थिरता के लिए भरोसा किया जा सकता है। सीबीडीसी को एक सफल पहल और आंदोलन बनाने के लिए यानी एक रिवॉल्यूशन के तौर पर लाने के लिए आरबीआई को व्यापक आधार पर हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिए मांग पक्ष के बुनियादी ढांचे तथा ज्ञान के अंतराल को दूर करना चाहिए। यानी मांग पक्ष यानी जो जनता जिसका यूज करने वाले हैं। आरबीआई को विभिन्न मुद्दों, डिजाइन के विचारों और डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि समस्याएं इससे तुरंत जल्दबाजी में कोई समस्या ना हो। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमारी मुद्रा को लेकर है। इससे ये फाइनेंशियल, अगर इससे हम जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती है तो वह आरबीआई इस पर सही कार्य कर रहे हैं, पर ये एक तरीके से हमारा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिज़ाइन है उसके विचारों पर डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के निकट प्रभावों के लिए ध्यान में सावधान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ हम देखें तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत प्रश्न के प्रश्न देखें, विगत वर्ष के प्रश्न तो अपने लिखित युग्म पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बना था, कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द हैं यहाँ पर ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रहना हो, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें, आप तो बेले टू प्रयोग, ब्लॉकचेन तकनीक और CRISPR केस 9, तो ये कुछ वर्ड है जो आप देखें कभी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर नीचे जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ हो जाते हैं। यहाँ पर छोटे
जाती है या फिर साइंस से जुड़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसमें तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ कभी कभी आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन वर्ड को। तो इसलिए हो सके तो इनको आप क्या कीजिएगा। में आप देखें तो बेले टू प्रयोग, ब्लॉकचेन तकनीक, अगर हम देखें भी तो आपको चलो मान लो बेले टू प्रयोग यहाँ पर नहीं पता होगा या इसके बारे में नहीं पता होगा, तीसरे बारे में केस 9 वाले के बारे में पता है हमें, तो भी आपको पता है कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या होती है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें यहाँ पर गेस लगाने की कोशिश करें, तो ब्लॉकचेन तकनीक को आप यहाँ से करेंगे, यहाँ पर विचार करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे तो ब्लॉकचेन तकनीक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, यानी कि दो तो एक तरीके से सही, यहाँ पर हमने देखा कि एक तो नहीं होगा, पर यहाँ पर आप देखें 2 और 3 यहाँ पर है ही है। इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि बहुत बार ऐसे भी आ सकता है कि आप एक को एलिमिनेट, एक से यहाँ पर जो है यहाँ पर स्मार्ट गेस ला कर इसको कर लें, और बहुत बार होगा कि अगर आपको दोनों दिनों नहीं पता तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो हमको सिर्फ ब्लॉकचेन पता है और हमको दो ऊपर और नीचे वाले यहाँ पर नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर हमको समस्या आ सकती है। पर इसका आंसर केवल 2 है, यानी कि ये दोनों गलत है, बेले टू प्रयोग और CRISPR S9 यहाँ पर दोनों इस पे ये गलत यहाँ पर इनका है। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ केवल 2। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करता है, क्या यह भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है, ये मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए को जरूर पढ़िएगा और अच्छे से क्रिप्टो करेंसी वगैरह नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। और इसी के साथ हमारा आज के न्यूज़ एनालिसिस का यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।